डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो अल्कीन्स हैं इनफैक्ट ये डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं डिपेंडिंग मॉलिक्यूलर मास। जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं ईथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, दे आर कलरलेस गैसेस। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में पहले पढ़ेंगे हम फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट में अगर हम फिज़िकल स्टेट ऑफ अल्कीन्स की बात करें, जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं दे आर गैसेस। द फर्स्ट 3 मेंबर्स लाइक ईथीन, इसी तरह से है प्रोपीन एंड ब्यूटीन और गैसेस। जो इसके बाद के मेंबर्स हैं इनफैक्ट 14 मेंबर्स which have carbons from C5 to C18. The first 3 members are gases, while as next 14 members that is C5 to C18 or they are liquids. While as higher members or solids. एक और बात, except ethene which is having a pleasant smell, all other alkenes are colorless and odorless except ethene which is having pleasant smell. All alkenes are odorless and कलरलेस। तो ये थी इनकी फिज़िकल स्टेट के बारे में और इनके कलर और स्मेल के बारे में। नाउ सॉल्युबिलिटी। जहाँ तक इनकी सॉल्युबिलिटी का सवाल है, जो भी अल्कीन्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मगर ये फेयरली सॉल्युबल है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन एटसेट्रा। अल्कीन्स are insoluble
in water. However, they are soluble in non-polar solvents like benzene, etc. एक और property, that is boiling points. अगर हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें, as we know, as the molecular mass increases, the van der Waals force of attraction increases, and automatically what happens, the boiling points get increased, and that is the reason that the boiling point increases regularly with increase in molecular mass. So we can say the boiling points increases regularly with increase in molecular mass. And in fact, अगर हम जैसे हेक्सीन, अगर हम हेक्सीन ले लेंगे यहाँ पे, हेक्सीन और हेप्टीन की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. इनफैक्ट इनमें जो डिफरेंस होगी मॉलिक्यूलर मास में, दैट वुड बी होगी CH2 की, और एक CH2 ग्रुप. अगर हम हेक्सीन और हेप्टीन की बात करें, वहाँ पे एक CH2 ग्रुप इसको ज़्यादा होगा, मीन्स C12, C कार्बन का 12 एटॉमिक मास, 2H का 2 हो गए 14. तो हेक्सीन टू हेप्टीन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज बाय 14 यूनिट्स. And it has been found that almost for each increase in CH2 group, the boiling point generally increases by 20 to 30 Kelvin. Means अगर इसका कुछ boiling point होगा, let X, the boiling point of this would be X plus 30 Kelvin or X plus 30 Kelvin और X plus 20 Kelvin. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आइसोमेरिक अल्कीन्स होंगे, इन आइसोमेरिक अल्कीन्स, अगर आइसोमेरिक अल्कीन्स होंगे, जितनी ब्रांचिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्रांचिंग से द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल दैट गेट्स डिक्रीज्ड and automatically the van der Waals force of attraction is decreased and boiling point decreases. So in isomeric alkenes means here which have same molecular mass उनका same होगा, but still you will find different boiling points. जितनी branching होगी उतना boiling point कम होगा. In isomeric alkenes alkene with more branching would have low boiling point. तो ये था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. इसके बाद अब हम केमिकल
प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अल्कीन्स की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑफ अल्कीन्स। तो एक रिएक्शन है इसमें, दैट इज़ एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। ऑफ अल्कीन्स, इसमें है एक, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन्स। एडिशन ऑफ हेलोजन्स। अगर हम एक अल्कीन ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन हमने लिया, और इसको हम ऐड करना चाहेंगे ब्रोमीन Br2, and what you will get CH2 single bond CH2, Br, that is we will get 1,2-dibromoethane, 1,2-dibromoethane। इनफैक्ट अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखना चाहें, तो अगर आप देखिए यहाँ पे सिंपली जो Br2 है वो सिंपली ऐड हुआ है इसको, तो दैट इज़ वाई वी गेट द एडिशन रिएक्शन। दिस एडिशन रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर उनने सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, दैट इज़ द एडिशन रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, इनफैक्ट इट ऑकर्स इन 2 स्टेप्स, एंड जो फर्स्ट स्टेप है इसका, इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम इसका मैकेनिज़्म लिखना चाहेंगे यहाँ पे, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म। स्टेप फर्स्ट, जो पहला स्टेप है इसमें क्या होता है कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल पहले तो नॉन पोलर है। दिस ब्रोमीन मॉलिक्यूल गेट्स पोलराइज्ड व्हेन इट कम्स क्लोज टू ईथीन मॉलिक्यूल, और फिर व्हाट हैपन्स, जो इसका पॉजिटिव एंड है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले दिखाऊंगा। पहले स्टेप पे में क्या होता है, जो Br2 मॉलिक्यूल है, Br, in presence of ethene, this Br2 gets polarized like this, Br, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है और यहाँ पे नेगेटिव, दैट इज पोलराइज्ड। तो ये था नॉन पोलर ब्रोमीन मॉलिक्यूल एंड इट इज़ पोलर ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो ये जो पोलर ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, इनफैक्ट इट reacts with ethene and forms a carbocation. तो it is polarized bromine मॉलिक्यूल। एक्चुअली होता क्या है, जो इथीन मॉलिक्यूल है, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंस दे आर लूजली बाउंड, they repel the electron pair जो ईथीन का
पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो चूँकि लूजली बाउंड है, दैट मीन्स इट इज़ मोर एक्सपोज्ड, वो इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल करता है। जब वो रिपल करेगा तो ऑटोमेटिकली दैट इलेक्ट्रॉन्स वुड गेट मोर shifted towards that bromine which is far away from this ethene। में अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट साइड हियर। तो इसमें क्या होगी, नेगेटिव चार्ज डेवलप, इसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। तो ये Br2 मॉलिक्यूल जो अभी तक नॉन पोलर था, ये पोलराइज हुआ है। तो इसके बाद क्या होगा, ये पहले बनाएंगे, इट विल फॉर्म है पाई कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। जो CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, तो ये है ये इसके साथ बंद होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो यहाँ पे बनेगा हमें, इट इज़ कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स। एंड यहाँ पे आप याद रखेंगे जो पाई कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, इसमें कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती है ईथीन और पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल के दरमियान। जो वहाँ पे ये अट्रैक्टेड होते हैं, दिस इज़ ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच साइट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मतलब नेगेटिवली चार्जड साइट, and it is positive part, negative and positive, they will attract each other by electrostatic force of attraction। And then what happens, ये Br पॉजिटिव जो है वो इन दो कार्बन्स में किसी के साथ अटैच होता है। तो ये Br फिर निकलता है पूरा एज Br नेगेटिव, यहाँ पे Br निकलेगा एज Br नेगेटिव प्लस। अगर ये Br नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये Br पॉजिटिव होगा। फिर इस Br पॉजिटिव को जिस कार्बन के पास भी जाना है उसको नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। जैसे कि अगर इस Br पॉजिटिव को मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये पाई बॉन्ड यहाँ इस तरफ ब्रेक होना चाहिए ताकि इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी। मीन्स लाइक दिस CH2, इसके साथ ये Br पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगी फिर इस कार्बन पर। तो यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन मिलेगा, इट इज कार्बोकैटायन एंड इट इज इन फैक्ट ब्रोमो इथाइल कार्बोकैटायन। इट इज ब्रोमो इथाइल कार्बोकैटायन। तो ये था किस तरह से नॉन पोलराइज्ड ब्रोमीन मॉलिक्यूल किस तरह से इथीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो स्टेप है इसको हम सिंपली इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली, और वी शो इट लाइक दिस। ये है इथीन इस तरह से, ये है Br, it is नेगेटिव। तो ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, CH2 Br और Br नेगेटिव। इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेप है दैट इज़ जो कार्बोकैटायन इस पहले स्टेप में बना, दैट विल सिंपली जो कार्बो इनफैक्ट जो कार्बोकैटायन इट इज़ हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, it will immediately undergo nucleophilic attack by the bromide ion present in the solution like this।
स्टेप सेकंड इसका, स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो कार्बोकेटायन हमें मिला है यहाँ पे CH2 Br having the positive charge, तो इसको since carbocations are unstable, it get immediately attacked by the nucleophile. ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पर है दैट इज़ Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन जो सोल्यूशन में मौजूद है, और हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से, सिंपली लाइक दिस। तो हमें मिल जाएगा ये इस तरह से, विल गेट CH2 Br CH2 like this Br, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो हमें मिल जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं कहना चाहूँगा, इनफैक्ट जो ये स्टेप है इट इज़ फास्ट स्टेप, और जो पहला स्टेप है दिस स्टेप, जो मैंने इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया है, या यहाँ पे मैंने लिखा है इसको स्लो स्टेप, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्लो स्टेप। जो यहाँ पे Br पॉजिटिव है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। और जो दूसरा Br नेगेटिव फिर बच जाता है वो एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये था मैकेनिज़्म किस तरह से हैलोजन ऐड होते हैं अल्कीन्स को। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन के बारे में, जो ब्रोमीन यहाँ पे होता है इट इज़ हैविंग ऑरेंज रेड कलर, और अगर ये अल्कीन को अटैक करता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे जो Br ब्रोमीन है यहाँ पे इट इज़ हैविंग ऑरेंज रेड कलर, और अगर ये इसको ऐड होगा मतलब इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब Br2 फिर Br2 नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली इसका जो ऑरेंज रेड कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज अगर ये इसमें तब्दील होता है तो ये कलरलेस प्रोडक्ट है, तो ऑटोमेटिकली जो इसका कलर है वो गायब हो जाएगा। तो यही वजह है कि हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए भी कि क्या हमारा जो हाइड्रोकार्बन है इज इट कंटेन्स अनसैचुरेशन और नॉट। अगर इसका कलर गायब होता है ब्रोमीन का, दैट मीन्स फिर ये ब्रोमीन ऐड हुआ है, तो अगर ये ऐड हुआ है, ऐड होने की पॉसिबिलिटी तब ही है जब वहाँ पे अनसैचुरेशन होगी। तो अगर इसका कलर डिस्चार्ज होता है दैट मीन्स द गिवन हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड, और अगर ये ऐड नहीं होता है देन द गिवन हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड। ये आप याद रखेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो डिफरेंट अल्कीन्स है ये हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हेलोजन फास्ट रिएक्ट करता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो हेलोजन की है ऐड होने की अल्कीन्स को, अगर हम कोई गिवन अल्कीन ले लेंगे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है फ्लोरीन, एंड देन Cl2 क्लोरीन, इसके बाद Br2 एंड लास्ट आयोडीन, एंड इट इज़
decreasing order of reactivity with given alkene. तो ये थी वन ऑफ द रिएक्शन कि किस तरह से हेलोजन ऐड होते हैं. इसी तरह से एक और रिएक्शन दैट इज एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. दूसरी रिएक्शन है इनकी दैट इज एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. तो अगर हम डाइहाइड्रोजन ऐड करना चाहेंगे तो क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं जैसे कि अल्कीन्स हैं, अल्काइन्स हैं, इनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं डाइहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. और उस वक्त एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन को कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम डाइहाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स like Rene nickel, and Rene nickel is active form of nickel. या हम प्लेटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लेटिनम एज कैटलिस्ट एट रूम टेम्परेचर. तो यहाँ पे हम सिंपली ऐसे लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, या हम प्लेटिनम इस्तेमाल करते हैं और प्लेटिनम. तो यहाँ पे क्या आता है, ये हाइड्रोजन इसको ऐड होता है, ये बन जाएगा CH2 के बाद CH3 एक H यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, इट इज इथेन. तो when addition of dihydrogen to alkene occurs in presence of a catalyst, then it is called catalytic hydrogenation. It is called catalytic hydrogenation. It is catalytic hydrogenation because हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है in the presence of catalyst. जो अल्कीन्स हैं इनमें बड़ी आसानी के साथ डाइहाइड्रोजन ऐड होता है in presence of Rene nickel at room temperature. या अगर आप ऑर्डिनरी निकल इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए टेम्परेचर फिर 523 टू 573 केल्विन होना चाहिए. तो ये जो रिएक्शन है जब आप अल्कीन को ऐड करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, इसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. तो ये थी एक और रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. तो यहाँ पे अगर हम एक सिमेट्रिकल अल्कीन ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ इथीन, और हाइड्रोजन हैलाइड में ले रहा हूँ HBr. इसको मैं इसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वुड बी ऑलवेज सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा. अगर लेट जो यहाँ से H एज H पॉजिटिव यहाँ पे कहीं पे ऐड होगा, लेट यहाँ पे ऐड होगा H पॉजिटिव, तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगी और Br नेगेटिव वहीं पे जाएगा. तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और H हो गया CH3, दैट इज ब्रोमो इथेन.
तो मैंने, अगर आप देखेंगे, मैंने जैसे कि H पॉजिटिव, अगर यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से दिखाऊं ए पाथ, तो पॉजिटिव यहाँ पे चढ़ जाएगी और Br नेगेटिव फिर यहाँ पे आ जाएगा। या अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, ये इस तरह से, अगर लेट ये तरीका होता, अगर इसी तरह बॉन्ड ब्रेक होता, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव इसी के साथ होता, ये बन जाता फिर CH3 फिर CH2। तो अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे चढ़ जाती, Br नेगेटिव यहाँ इसके साथ आता, तो चाहे आप ये देखेंगे या ये देखेंगे, दोनों ब्रोमो ईथेन ही है, मतलब प्रोडक्ट एक ही किस्म का बन जाएगा। मगर अगर आप ये रिएक्शन, ये एडिशन ऑफ HBr जो है, अगर आप किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ करोगे ये रिएक्शन, देन यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, दैट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ए रूल दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकोव्स रूल। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, इथीन, इट इज़ ब्रोमो इथीन। अगर ये अनसिमेट्रिकल अब होता, अल्कीन को हम ले लेंगे किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन को, लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये प्रोपीन है, प्रोपीन, और इसको मैं HBr ऐड करूँगा, HBr ऐड करूँगा, और ये जो HBr है ऐड करूँगा इन डार्क, और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर भी देखूँगा, यहाँ पे जो एडिशन तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को ही होगी, एक जगह H जाएगा और एक जगह Br जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे 2 चांसेस है, ये भी हो सकता है कि H यहाँ पे जाए और Br यहाँ पे जाए। तो अगर H यहाँ जाए तो Br यहाँ है, तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है यहाँ पे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है अगर H यहाँ जाए और Br फिर इस यहाँ पे जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH Br यहाँ पे, और ये CH3। अब इन 2 प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, दैट इज़ दैट कैन बी decided on the basis of Markovnikov's rule. According to that rule, when you are going to add a polar reagent, it is polar because it is positive part, it is negative, so it is polar reagent. The negative part of this polar reagent goes to that double bonded carbon which has least number of carbons. तो इस, अगर आप इस डबल बॉन्ड कार्बन को देखेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें इसके पास एक ही है, तो वो का डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो ये है, तो इसका नेगेटिव पार्ट वहीं जाएगा। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर reagent गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो Br यहाँ पे आ जाएगा और H फिर यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट ये बन जाएगा मेजर, इट इज़ मेजर, इट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये इनफैक्ट हमें मिल जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ये यहाँ पे मिल जाएगा मगर माइनर प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे इसका नाम देखेंगे, इट इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, and it is 1 bromopropane,
प्रोपेन यहाँ पे। तो अब ये रूल अब लिखेंगे हम यहाँ पे। तो अनसिमेट्रिकल अगर अल्कीन हो, यहाँ तो सिमेट्रिकल था तो यहाँ पे चाहे बी आर यहाँ पे आ जाता चाहे बी आर यहाँ पे आ जाता, दोनों तरीके से प्रोडक्ट एक ही तरह का मिल जाता है हमें। तो यहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर यहाँ पे होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल यहाँ पे अल्कीन इस तरह से डबल बॉन्ड के राइट साइड में भी CH2 है, लेफ्ट साइड में भी CH2 है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड के राइट साइड में CH2 है, लेफ्ट साइड में CH3 CH है, सो इट इज़ अनसिमेट्रिकल। तो अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा तो वहाँ पे हम मार्कोनिकॉव्स रूल के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूँगा मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल according to this rule in case of unsymmetrical alkenes in case of unsymmetrical alkenes, the negative part of polar reagent goes to that double bonded carbon which has least number of hydrogens. According to this rule, in case of unsymmetrical alkenes, the negative part of polar reagent goes to that double bonded carbon which has least number of hydrogens. तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो फिर अगर Br नेगेटिव यहाँ पे तो H पॉजिटिव यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो जो ये ऐड हो रहा है पोलर एजेंट, लेट HBr, इट इज़ पोलर एजेंट एंड दिस HBr इज ऑल्सो कॉल्ड एडेंडम। इट्स कॉल्ड एडेंडम। एक्चुअली एडेंडम मीन्स एडिंग मॉलिक्यूल। तो ये एडिंग मॉलिक्यूल इस तरह से एक अल्कीन को ऐड होता है कि उस एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच होता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं, एंड इट इज़ इन फैक्ट द मार्कोनिकॉव्स रूल। तो अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म इसका बड़ा सिंपल है। मैकेनिज्म ऑफ reaction involving addition of HBr to ethene, इसका हम पढ़ेंगे। ईथीन और HBr के दरमियान रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो पहले जो HBr है, ये जो रिएक्शन है इट इज़ इनफैक्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसके दो स्टेप्स हैं। तो पहला जो HBr है हमारे पास ये इस तरह से आयोनाइज होता है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव,
इट इज़ आयोनाइजेशन, और ये आपको पता ही है बिकॉज Br इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। और जो ये H पॉजिटिव है, यही H पॉजिटिव पहले रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ, जो इसका स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो अल्कीन है दैट विल अटैक टू H पॉजिटिव, तो हमें इस तरह से मिल जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव। यहाँ बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव दैट बिकम्स न्यूट्रल, और पॉजिटिव यहाँ पे चढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमें कार्बो कैटायन, बिकॉज द कार्बन कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज। और जो ये कार्बो कैटायन है, इट इज़ इनफैक्ट इथाइल कार्बो कैटायन, और H पॉजिटिव जो इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है, ये जो स्टेप है इट इज़ स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप ही कंट्रोलिंग स्टेप होता है एक रिएक्शन में। उसके बाद है स्टेप सेकंड, जो यहाँ पे कार्बोकेटायन हमें मिला, इट इज़ हाईली अनस्टेबल, तो अब क्या होगा, ये जो CH2 पॉजिटिव CH3, ये फिर Br नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके हमें इस तरह से Br नेगेटिव इसके साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा वो इस तरह से Br CH2 CH3 दैट इज़ ब्रोमो ईथेन। हम कम से कम ये कहेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है इस रिएक्शन का, इस मैकेनिज़्म में हमने एक बात ये देखी है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो दूसरा स्टेप है यहाँ पे, एक तो कार्बोकेटायन यहाँ पे मिला बना, और दूसरा स्टेप यहाँ पे Br नेगेटिव इसको अटैक करता है। सो यहाँ पे इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और ये स्टेप स्लो है एंड इट इज़ फास्ट। ये था मैकेनिज्म किस तरह से HBr अल्कीन्स लाइक इथीन को ऐड होता है। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि मार्कोनिकॉव्स रूल कैसे हम यूज़ करते हैं। एक और रिएक्शन अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाना चाहेंगे, तो एक्चुअली अगर आप HCl को यहाँ पे यूज़ करोगे, व्हाट हैपन्स, क्या ये जो नेगेटिव पार्ट है इट इज़ पॉजिटिव पार्ट, द नेगेटिव पार्ट of polar reagent will go to that double bonded carbon which has least number of atoms, means Cl यहाँ पे आ जाएगा, फिर H यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा CH3 CH Cl CH3, ये मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। इट इज़ 2 क्लोरोप्रोपेन, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और एक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा दैट वुड बी माइनर लाइक दिस, Cl यहाँ आ जाएगा, H इसके पास लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 Cl, इट इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर भी हमने ये जो रिएक्शन हुई इट occurs through Markovnikov's rule, या हम कहेंगे Markovnikov's addition। तो इसकी एक जस्टिफिकेशन है, अगर हम थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे इस Markovnikov's रूल की, थियोरेटिकल justification of Markovnikov's
rule theoretical justification of Markovnikov rule। तो अगर हम ये ले लेंगे यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अगर आपने जब आपने मैकेनिज्म देखा होगा तो वहाँ पे पहले H पॉजिटिव ऐड होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो स्लो स्टेप में जो ऐड होता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे स्लो स्टेप में H पॉजिटिव ऐड होता है, सो इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और स्लो स्टेप ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही नाम दिया जाता है। अदरवाइज फास्ट स्टेप आल्सो इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं कहते हैं बल्कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। तो अब यही स्टेप इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम अब इलेक्ट्रोफाइल इसको ऐड करेंगे, तो अब दो तरीके हैं इलेक्ट्रोफाइल को ऐड होना है। तो अगर एडिशन कार्बन नंबर 1 पे होगी, तो अगर यह है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, अगर मैंने इट इज़ प्रोपीन, तो अगर H पॉजिटिव की एडिशन होगी, एडिशन एट C1 अगर यहाँ पे होगी H पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी इस तरह से CH3 CH पॉजिटिव CH3। अगर H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड होगा तो बॉन्ड को ब्रेक होना है इस तरह से, ताकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और वही नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव के साथ मिलकर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फिर चढ़ जाएगी। तो ये एक तरीका है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज जो आएगी इस कार्बन पे आ जाएगी, और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है 2 कार्बन, सो इट इज़ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और एक तरीका ये भी है कि अगर यही H पॉजिटिव ऐड होगा एट कार्बन 2 पर, एडिशन एट C2, अगर C2 पर ऐड होगा H पॉजिटिव, तो बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक होना है पाई बॉन्ड को, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और जो H पॉजिटिव इसको ऐड होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी इस तरह से CH3 CH2 पॉजिटिव। आप इस तरह से देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बना, हमारे कार्बोकैटायन जो कार्बन है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, सो इट इज़ प्राइमरी कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है आउट ऑफ दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वी नो द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, और जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा, और जो ज़्यादा बनेगा उसी किस्म का प्रोडक्ट या उसी से जो प्रोडक्ट बनेगा वही ज़्यादा मकदार में होगा। तो दैट इज़ द रीज़न जो अब अगर यहाँ पर हम यहाँ पर भी अब Cl नेगेटिव ऐड करें, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव, अब समझो मैं ये इसी रिएक्शन का ये मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, तो Cl नेगेटिव यहाँ पर भी ऐड होगा CH3 CH2 Cl, यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी मिल जाएगा CH3 CH3 यहाँ पे Cl। तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन है और ये है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन से मिलेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन से मिलेगा। अब इन दो कार्बोकैटायंस में से कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, वही ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि इन दो में से ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी गेट द सेकेंडरी व्हाई वी गेट द 2 क्लोरोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, जो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे मिल जाता है
टू क्लोरोप्रोपेन जो मेजर प्रोडक्ट है, जिसको हम मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब के साथ इस तरह से हम बताते हैं, द नेगेटिव पार्ट वुड गो टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। क्योंकि अगर नेगेटिव यहाँ जाएगा तो इसका मतलब पॉजिटिव को यहाँ जाना है, तो अगर पॉजिटिव यहाँ जाएगा तो बॉन्ड को ब्रेक होना है इस तरह से, ताकि इस पर नेगेटिव चार्ज आए, एच पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए। तो जब एच पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी और यहाँ पे एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे चढ़ जाएगी और वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चढ़ जाएगी Cl नेगेटिव फिर इसी को अटैक करेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई वी गेट द टू क्लोरोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ जाएगा। और आप फिर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि according to Markovnikov's rule, the negative part goes to that double bonded carbon which has least number of hydrogens। तो नेगेटिव पार्ट है हमारे यहाँ Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव अगर लीस्ट हाइड्रोजन इसी कार्बन के पास है इन दो में से, तो यहाँ तब ही जाएगा अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए फिर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक होना है इस तरफ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगी और उस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा ये एच पॉजिटिव। और अगर एच पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज करता है फिर हमें जो वहाँ पे कार्बोकेटायन मिलेगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन से ही मेजर प्रोडक्ट हमारा ये मिलेगा टू क्लोरोप्रोपेन। और अगर बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, अगर बॉन्ड ये ब्रेक इस तरह से होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर नेगेटिव चार्ज एच पॉजिटिव इसके साथ अटैक, एच पॉजिटिव इसके साथ ज्वाइन करके इस तरह से CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव बनाएगा, दैट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटायन। और प्राइमरी कार्बोकेटायन से ये प्रोडक्ट बनेगा हमें, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिर चढ़ जाएगी Cl नेगेटिव इसी के पास आ जाएगा। चूँकि प्राइमरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल हैं, दैट इज़ वाई जो ये प्रोडक्ट है, चूँकि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन से ही मिलता है, तो यही वजह है कि जो 1 क्लोरोप्रोपेन है ये माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। दिस वाज अबाउट मार्कोनिकॉव्स रूल और इसकी थ्योरेटिकल explanation. Thank you dear students.